जारी समझ जाता है। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ इंडियन सेक्टर की बात करें तो कमर्शियलाइजेशन ग्रो हो रहा है, लाइक कॉस्मोस एंड स्काईरूट, ये अपने दो कंपनीज आए हैं। इंक्रीज होगा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से लगभग 20 सालों में 381 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। Focus on challenging mission like Mangalyaan mission, soft landing on lunar orbit, development of new technology like reusable logical. Implication क्या है? India enhanced होगा geopolitical significance. India has a rising capability to support commercial space. India as a space startup hub of the world, 190 registered startups और leading nation for satellite launches, जिसके पास सक्सेस रेट लगभग 95% और आउटर स्पेस यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इसके लिए हमने बनाया है स्टेट ASAP कैपेबिलिटी। यहाँ पे इंडियन स्पेस पॉलिसी होती तो रीजन क्या है? टू ऑगमेंट space capability, develop Russian commercial planes in space, use the space as a driver of technology development. ये अपना विजन है ना, ऑगमेंट करना है स्पेस कैपेबिलिटीज को, डेवलप करना है फ्लोरिशिंग कमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस और यूज करना है स्पेस को एज ड्राइवर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो कौन से स्टेक होल्डर और उनके रोल क्या रहने वाले हैं? गवर्नमेंट के रोल रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, predictable regulatory framework रहेगा, non-governmental institution, national and international space-based communication services, establish करेंगे and operate करेंगे ground facilities for space operation like satellite control center, remote sensing satellite system. Department of Space वो model department for implementing this Indian space policy. इसरो का फोकस रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी विद नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी। स्पेस जो है सिंगल विंडो एजेंसी फॉर ऑथराइजेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज डेवलपमेंट और NSI है कमर्शियलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म, मतलब ये कमर्शियल है। क्या है पॉलिसी का? तो डिलिनेट करता है स्पेसिफिक रोल फॉर मेजर स्टेक होल्डर, कोलैबोरेट ग्लोबली इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, सेट स्टेज फॉर इंडियाज एक्सपेंडेड पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल स्पेस एरेना एंड फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। प्राइवेट सेक्टर में स्पेस की बात करें तो स्पेस स्टार्टअप हैं वो इंक्रीज हो गए हैं लगभग 200 और 2024 में कि 2022 में सिर्फ एक सर्वेक्षण होता है। तो सिम्प्लियंस क्या है? रिड्यूस कर रहा है बर्डन और इसरो लेवल शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई ड्रिवन मॉडल टू डिमांड ड्रिवन मॉडल, राइजिंग स्पेस इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज एट CAGR ओवर द नेक्स्ट 5 years और एनहांस करेगा शेयर इन ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। Currently globally. Initiative क्या है? अपना इंडियन स्पेस पॉलिसी है, इन स्पेस है, न्यू स्पेस लिमिटेड NSL बजट 2024 में 100 करोड़ 1000 करोड़ अनाउंस हुए हैं एज वेंचर कैपिटल। चैलेंजेस क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेशन है, अप्रूवल्स नीडेड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो एंड ट्रेक्स, इनसे अप्रूवल चाहिए होता है। इंक्रीज इन स्पेस सेक्टर बढ़ रहा है, लगभग 26,000 पीसेस ऑफ डेब्री डेटा लार्जर वर्ल्ड घूम रहे हैं। सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, लाइक पर्सनल लीक ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और तो एक रेगुलेटरी क्लियरिटी आना चाहिए, रिमूव बैरियर्स फॉर प्राइवेट फर्म्स एंड डेटा सिनर्जी विद इसरो। फिर अपना promoting like PLI scheme for satellite manufacturing होना चाहिए। Hand-hold private sector, ISRO can act as an enabler for technology transfer and collaboration, जो IP
प्रोटेक्शन सपोर्ट वो स्टार्ट करते हैं ये शास्त्र सिंह फिर आते हैं विद्यान मिशन आदित्य एस1 carry 7 payload 5 by ISRO and 2 by Indian Scientific Institute. Out of 7, 4 will carry out remote sensing of the sun and 3 will do in situ observation. So remote sensing payloads में VEL3, SUIT, SOLAS, HELIOS, ये सभी और each two payload में aspects of advanced TriEx, high resolution disturbance magnetometer है. फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ड्राइवर्स ऑफ स्पेस वेदर, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कंपोजिशन एंड डायनेमिक्स ऑफ सोलर मून, विंड, ये सारे पता चल सकता है. फिर आइडेंटिफाई सेंसस ऑफ प्रोसेस दैट आर कंसिडर्ड मल्टीपल लेयर्स लाइक chromosphere, PSI, extended corona, which will eventually lead to a solar eruptive event. ऑब्जर्व करेगा इंस्टीट्यूट पार्टिकल्स इन प्लाज्मा इन्वॉल्व एंड प्रोवाइड करेगा डाटा फॉर स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स फ्रॉम द सन. स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेरिक होगा एंड कोरोनल हिटिंग फिजिक्स ऑफ पार्टिकल आयनाइज्ड प्लाज्मा सारे. स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर जिसको कोरोना तो आते हैं चंद्रयान-3. चंद्रयान-3 का ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे? The demonstration of safe and soft landing on the lunar surface, demonstration of rover moving on the moon and conducting super science experiment. तो सक्सेसफुल हो गया. तो की फाइंडिंग क्या रहे चंद्रयान-3 के टेम्परेचर प्रोफाइल ऑन मून सरफेस क्या है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन सॉफ्ट एलिमेंट्स लाइक एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन वर डिटेक्टेड एंड थिक प्लाज्मा ऑन द सरफेस ऑफ मून. ये फाइंड आउट हुआ है. इम्प्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग क्या रहेंगे? प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक वाटर आइस प्रोवाइड crucial adaptation, measurement of lunar plasma temperature, mitigating noise and lunar plasma introduces a new radiation communication. तो इसका ऑब्जेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेट करना है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज को, जिसमें 3 मेंबर टू द ऑर्बिट ऑफ 400 km for a 3-day mission and bringing them back safely to Earth by landing in Indian Ocean water. Significance क्या गगनयान मिशन था? डेवलप करना फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को. इंडियन स्पेस स्टेशन विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ द गगनयान होगा. Stimulus to the space economy and promotes international collaboration. Challenges क्या हैं? Like development of indigenous technology, human health and safety, training of astronauts and career constraints. ये सारे challenges. यहाँ पे वही इंटरनेशनल स्टेशन और ये आर्टिफिशियल हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 10 एल्टीट्यूड और 400 किलोमीटर ऊपर है हमारे. कौन से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, जाक्सा अपना जापान का, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और इसका का रोस्कोमोस. ये है सिग्निफिकेंस क्या है? रिसर्च एंड साइंस का फील्ड है डीएनए सीक्वेंसिंग, रोबोटिक्स एंड सैटेलाइट माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट, ग्लोबल कोलैबोरेशन इन डेवलपिंग स्पेस फैसिलिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क. There was a testing ground to study how to keep astronauts safe and long duration mission. बात कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रही है. तो फर्स्ट proposed भारतीय स्पेस स्टेशन 2025 and talks are on with the industry to manufacture and launch model 2028. Benefit क्या होंगे? एडवांसिंग ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज में एनहांस करेगा, नेशन का प्रेस्टीज को प्रमोट करेगा, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड पीस. एंड चैलेंजेस क्या हैं? स्टेशन बिल्डिंग इज कॉस्टली. इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सिर्फ 0.7% ही जीडीपी का खर्च करते हैं. फिर आपके नीड ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट. इंडिया विल हैव टू ट्रेन अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड इंश्योर देयर सेफ्टी एंड वेलबीइंग इन स्पेस. upgrade needed in ISRO technology infrastructure.
recommend environmental road officer from security and agriculture में रिसोर्स टू सैटेलाइट है, फसल प्रोजेक्ट एंड चांद प्रोजेक्ट है, रूरल डेवलपमेंट में विलेज रिसोर्स सेंटर, जियो मनरेगा है अपना, अर्बन डेवलपमेंट में जियो स्पेशल डाटा इन कांबू स्कीम और वाटर मैनेजमेंट सैटेलाइट विद आर्गोवर्स अंति का सरल होते हैं। रेलवे में नाविक जैसा इस्तेमाल करें, वेदर फोरकास्टिंग में इनसैट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, डिजास्टर मैनेजमेंट में डेवलपमेंट ऑफ फ्लड वार्निंग सिस्टम आसाम का ये बना है। और एक्सपेक्टेशन की बात करें, इट रेफर्स टू द सेटिंग अप ऑफ हैबिटेशन फॉर ह्यूमन बियॉन्ड अर्थ सच एज ऑन मून और मार्स। बेनिफिट्स फ्रॉम स्पेस हैबिटेशन क्या होगा? साइंटिफिक की बात करें तो we might find answer to the question on existence of such a different life, inspiration to scientific community, as well as tips to generate interest in science and future space exploration. Economic की बात करें तो raw materials such as gold, silver, platinum to be harnessed from space, और development of habitation technology opens up new sectors such as life support, radiation field, which can generate employment opportunity. Address करेगा global challenges को, like enhanced work partnership and exploration capability में help advance international preparedness for protecting the from horrific events such as asteroid strike की सबसे important है। और enhancing collaborative research on space weather and protective spacecraft by developing new means for space debris removal. Asking of benefit होगा like invention of new materials for space habitation can help people in other space life, like nearly all news for satellite are being by astronautists. So enormous cost लगेगा पहले, maintaining oxygen, flood, metro supply, ये सारे चैलेंज करते हैं। Certification आ सकते हैं, like cosmic radiation हो सकता है, lack of breathable atmosphere हो सकता है, वहाँ पे environmental modification करना पड़ेगा, like possibility of treating the जो अपने डेवलप है, और lack of legal regulation and ethical concerns such as damage to the value of alien planet and afforded by treaty policy, ये सारी दिक्कत रहेंगी। फिर आते हैं outer space governance, तो existing outer governance framework है, like outer space treaty 1967 का, जो principal governing outer space करता है, और rescue agreement 1968 का है, return rescue of astronaut, return of astronaut पे talk करता है, clarity convention है अपना 1962 का, registration convention 1976, moon agreement 1979 का है, agreement governing activities of a state on moon and other space activities. India is related to all activity, but India has not ratified moon agreement. और need for reform in outer space governance की बात करें to curb space debris, lack of an adequate international framework on space resource exploration, space traffic coordination है ना, और prevention of conflict in outer space. Conclusion क्या है? तो United Nations its policy brief document title for all humanity the future of outer space governance recommended measures to improve outer space governance such as develop norms and principles for space activity involved, enact a new treaty to ensure peace, security and the prevention of unrest. जो हमारा space treaty जिसको space treaty बोलते हैं, और it is defined as all non-functional artificial objects including fragments of element orbiting in Earth orbit or re-entering into Earth atmosphere. इसमें concern क्या है? So harm to operational spacecraft and satellites resulting in Kessler syndrome. Current and future space exploration and operation poses a safety issue to astronauts. Debris can leave the atmosphere in uncontrolled way and can create risk to pollution, population and ground.
क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो अपना एक इंडिया का इनिशिएटिव है, अपना डेब्रिस मिशन है 2030 तक, और इसरो सिस्टम फॉर स्पेस एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट है, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर है, एंड प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस प्लानिंग एनालिसिस, नेक्स्ट जिसको बोलते हैं, वो बाय इसरो है। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, तो इंटर एजेंसियल स्पेस कोऑर्डिनेशन कमेटी है, यूएन स्पेस डेंजर मिटिगेशन गाइडलाइन है, तो जीरो डेब्रिस स्टार्टअप जो कि 12 कंट्री ने साइन किया है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, कंट्री डिफाइंड टारगेट टू बिकम डेब्रिस न्यूट्रल बाय 2030। तो फॉर्मेट क्या है, इंश्योर कर सकते हैं सेफ डिस्पोजल ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट टू मोस्ट into and reorbiting towards state altitude. Satellite health monitoring must be improved, and robust aspiration technique implemented to prevent satellite tracking from within. So ये है भाई। सही भाई। नेक्स्ट करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ का पहला अपना है रिलेटेड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। भाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR अकर्स व्हेन माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, वायरस 4 आते हैं। ये इवॉल्व सो दैट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो है अगेंस्ट देम आर नो लॉन्गर इफेक्टिव। और ये टॉप 10 पब्लिक हेल्थ थ्रेट में आता है एज पर WHO, जैसे कैंसर और बाकी सब आता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह ये आता है। रीजंस बिहाइंड AMR तो एक तो ओवर यूज़ और मिस यूज़ है, उसके बाद पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर सेटिंग, इफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन सेटलमेंट्स। इम्प्लीकेशन क्या है भाई, मॉर्बिलिटी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, और जो डिज़ीज़ है वो प्रोलॉन्ग रहेगी। जो डिज़ीज़ 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी वो 2 हफ्ता लगेगी ठीक होने में। तो और इसकी वजह से 2019 में 1.27 मिलियन डेथ हुई, केवल एंटीमाइक्रोबियल जो एंटीबायोटिक या जो भी है वो काम नहीं कर रही थी इस वजह से। हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है एंड एडिशनल डायग्नोस्टिक के टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो लैब वगैरह से वो बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है तो लगभग $US में 1 ट्रिलियन टू 3.4 ट्रिलियन एनुअल लॉस टू GDP हुआ था बाई 2030 होगा, मतलब 2030 तक। इनिशिएटिव्स क्या हैं, नेशनल लेवल पे हैं, कुछ ग्लोबल लेवल पे हैं। तो नेशनल लेवल पे नेशनल प्रोग्राम है फॉर AMR कंटेनमेंट, नेशनल एक्शन प्लान फॉर AMR है 2017 का, नेशनल AMR सर्विलांस नेटवर्क फॉर स्टेट मेडिकल कॉलेज लैब्स है, एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स ऑफ 1945 है। ग्लोबल एक्शन प्लान है बाय WHO, ग्लास है 2015 में आया था। और वे फॉरवर्ड में डिफाइन करना है सबसे पहले तो एंटीबायोटिक यूज़ पॉलिसी होनी चाहिए हर मेडिकल इंस्टीट्यूट की। प्रमोट करना यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव्स टू मेडिकल एंटीबायोटिक्स, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ग्रीन क्लाइमेट फंड्स वगैरह एट्सेट्रा। क्वाड्रिपार्टेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक FAO, UNEP, WHO और WAH, ये एनिमल हजबेंड्री वाला शुड अपडेट 2015 का ग्लोबल एक्शन प्लान था, उसको अपडेट करना है। फिर FDCs ड्रग्स, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग, तो इट रिफर्स टू प्रोडक्ट कंटेनिंग 2 और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर अ पॉपुलर इंडिकेशन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। तो रेशनल क्या होता है भाई, 2 ड्रग को मिला के देते हैं अपना, जैसे जो है मल्टीविटामिन आता है, एक ही ड्रग में कई विटामिन हैं, तो इस तरह का। तो ये इट इन्हेंस करता है इफ़िशियंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ता है ना, पिल बर्डन रिड्यूस हो जाता है, इम्प्रूव करना एडहेरेंस। इश्यूज़ क्या हुए हैं कि लैक ऑफ इंडिविजुअल डोज फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सबको वही खिलाएंगे। एन अप्रूव्ड और बैंड FDCs बहुत सी मार्केट में चलती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ जो है इंक्रीज रिस्क ऑफ ये सब हो जाता है, क्रॉस मतलब क्रॉस क्या बोलते हैं उसको, AMR वगैरह। एंड रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड अफोर्डेबिलिटी कंसर्न, लिमिटेड चॉइसेस फॉर पेशेंट रह जाएगी। वे फॉरवर्ड में इट रिक्वायर्स रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस ऑफ FDC की इफिकेसी और सेफ्टी है कि नहीं ये देखना है। विजिलेंट मार्केट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए। हार्मोनाइज करना एक्सपर्ट पॉलिसीज विद डोमेस्टिक रेगुलेशन, एंड CDSCO शुड इन्फोर्स द स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन फॉर FDC अप्रूवल। ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन,
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन मतलब जो अंग है, लाइक किडनी हो गया, लीवर, हार्ट, लंग, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब आता है। और टिश्यू मतलब वो आँख मतलब ऑर्गन का सब पार्ट होता है। जैसे कॉर्निया हो गया, ये आँख का एक टिश्यू हो गया ना, स्किन एक पार्ट हो गया, बोन, हार्ट के वॉल्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए, तो वो ऑर्गन के कुछ पार्ट रहेगा, वो टिश्यू बोलेंगे उसको। तो पूरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसका कोई पार्ट यानी कि टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं उसको है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, गवर्न अंडर दी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। लेटर जो है 2011 में इसको ट्रांसप्लांटेशन ऑफ, पहले ह्यूमन ऑर्गन था, बाद में ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू ऐड कर दिया गया। फिर चैलेंजेस क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में? पहले तो लो डोनेशन रेट है, बहुत लोग अंगदान वगैरह करते ही नहीं है। 0.52 डोनर्स हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, इतना कम है। स्पेन में मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा है लगभग, यहाँ 0.5 है, वहाँ पे 50 है। फिर जो है स्लो प्रोग्रेस है, लगभग 6,916 थी 2014 में, और अभी 2022 में इतना सालों बाद 16,000 ही हो पाया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा है। सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच है, ओनली 8,000 आउट ऑफ 1.5 से 2 लाख पीपल ऑप्टेन ए किडनी ट्रांसप्लांट एंड अदर ऑर्गन ट्रैफिकिंग। इतना सप्लाई डिमांड मिसमैच है तो इलीगल चीज़ें होंगी, तो उसमें ऑर्गन ट्रैफिकिंग, लैक ऑफ मेल डोनर पार्टिसिपेशन, तो जितने भी 70 to 75% जो हैं डोनर्स जो हैं ये मेनली फीमेल हैं। और वे फॉरवर्ड में अडॉप्टिंग एंड ऑप्ट आउट मॉडल सिस्टम ऑफ ऑर्गन डोनेशन सिस्टम, ये हर कोई को क्या नाम है डिफ़ॉल्ट, अगर वो ऑप्ट आउट नहीं किया है तो हर कोई मरने के बाद उसका ऑर्गन डोनेशन में जा ही जाए। केरला जो फर्स्ट स्टेट है ऑफ टू फॉर्मुलेट वेल डिफाइंड क्लिनिकल प्रोटोकॉल फॉर ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन, ब्रेन डेथ के बाद ही किसी का ऑर्गन रिट्रीव कर सकते हैं, तो उसके लिए केरला ने अपना बना रखा है प्रोटोकॉल। क्रिएशन ऑफ डिजिटल रजिस्ट्री ऑन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड स्ट्रीमलाइन करना है प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन के। फिर डिजिटल हेल्थ, तो WHO एंड इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ गिल। तो 4 पिलर्स है इसके। पहला है अपना कंट्री नीड्स ट्रैकर, कंट्री रिसोर्स पोर्टल एंड ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स एंड कन्वीनिंग एंड नॉलेज एक्सचेंज। तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड अलाइनमेंट विद कंट्री प्रायोरिटीज कर होगा। क्वालिटी एश्योर्ड डिजिटल सोल्यूशन एंड स्ट्रेंथन दी लोकल कैपेसिटी। डिजिटल हेल्थ क्या होता है? इट रिफर्स टू दी डिजिटल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ केयर पर्पज। तो सिग्निफिकेंस क्या है? अर्ली डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल अल्टरेशंस इन द डिजीज प्रोग्रेस, डिक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम, patient health outcome through personalized treatment plan, increased quality and reduce the administrative workload, and enhance accessibility through initiatives like telemedicine। इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं डिजिटल हेल्थ के लिए? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ई संजीवनी, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस वर्किंग अक्रॉस स्टेज, टेली मानस है, निक्षा 2.0 पोर्टल है टीबी के लिए। ये सारे डिजिटल हेल्थ के इनिशिएटिव हैं। कंसर्न क्या है? डेटा कंसेंट है, कहीं भी डिजिटल वर्ड आएगा तो डेटा वाला तो घुसा ही देना है अपना। डेटा कंसेंट कंसर्न है, पेशेंट आर रिलक्टेंट टू शेयर देयर डेटा ड्यू टू दी सिक्योरिटी रीज़न। फिर डेटा प्रोसेसिंग का इशू है, वास्ट डेटा जनरेटेड इन दी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स हैं तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगी। क्वालिटी ऑफ डेटा कंसर्न है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है रूरल एरियाज़ में या हिली टेरिटरी में। अकाउंटेबिलिटी एंड लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिवाइस फेलियर हो गया। लैक ऑफ डिजिटल जो है लिटरेसी है। वे फॉरवर्ड में कनेक्ट करना है, ग्लोबल रीजनल कोलैबोरेशंस करने हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन गैप्स को ब्रिज करना है, और इस्टेब्लिश करना है डिजिटल हेल्थ गवर्नेंस एंड इंस्टीड ऑफ फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन डिजिटल हेल्थ इंटरवेंशन। डेटा प्रोटेक्शन, इथिकल एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट लाना है। AI शुड बी यूटिलाइज्ड टू प्रोसेस डेटा कलेक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ट्यूबरक्लोसिस में एंड इन्फेक्शियस डिजीज बाई बैसिलस बायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया विच मोस्ट ऑफन अफेक्ट द लंग एंड इज नोन एज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB affects other areas of body, gastrointestinal TB, skeletal TB एंड liver TB, ये सब जगह भी हो सकता है।
एंड चैलेंजेस क्या हैं? सोशल स्टिग्मा एंड टैबू है, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन है, कोमॉर्बिडीज साथ में टीबी के साथ HIV डायबिटीज़ होने बढ़ जाता है चांस, हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स है। और इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं इसके लिए? तो इंडिया का कुछ इनिशिएटिव है, कुछ वर्ड का है। इंडिया के लेवल पे NTEP है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, निक्षय पोषण योजना है, मिशन इंद्रधनुष है, और BPAL रेजिम ट्रायल है जो है उसकी ATT के ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग के लिए। ट्यूबरकुलोसिस टाइप्स ड्रग रेजिस्टेंट के बेसिस पे अपना MDR ट्यूबरकुलोसिस होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस और टोटल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। MDR ड्रग में जो TB की ड्रग देते हैं उसमें 2 ड्रग होती है, एक होता है आइसोनियाजाइड और एक है होता है रिफॉर्मफेसिन। तो एटलीस्ट ये दोनों के लिए रिफॉर्म रेजिस्टेंट हो तो मल्टी ड्रग बोल देंगे, तो 2 के लिए भी हो गया तो मल्टी ड्रग बोल देंगे। फिर जो है आइसोनियाजाइड और रिफॉर्मफेसिन के अलावा कोई एक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप ऑफ ड्रग होती है, एंड एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 इंजेक्टेबल। तो 3 इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं सेकंड लाइन में, एमिकासिन, कानामाइसिन, कप्रियोमाइसिन, उनमें से 3 में से एक, और एक फ्लोरोक्विनोलोन। ये अगर तो 2 और ये 2 4 अगर वो एटलीस्ट जो है रेजिस्टेंट हो तो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट करेंगे। और टोटल ड्रग रेजिस्टेंट में तो भाई जितनी भी फर्स्ट और सेकंड लाइन ड्रग ट्यूबरकुलोसिस है सबसे अगर रेजिस्टेंट है तो उसको टोटल ड्रग रेजिस्टेंट बोलेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं इसके लिए? तो NTB स्ट्रेटजी है, TB वैक्सीनेशन एक्सेलेरेटर काउंसिल है। वे फॉरवर्ड में और क्या कर सकते हैं? तो अर्ली डिटेक्शन करना है, तो एवरी डॉलर स्पेंट ऑन स्क्रीनिंग ऑफ TB देयर इज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ जो है $39। तो 1:39 का भाई फ़ायदा है, तो कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीनिंग करने में। प्रिसाइज ट्रीटमेंट कैटेगराइजेशन करना है, लॉन्ग टर्म एंड सस्टेन ट्रीटमेंट रखना है, पेशेंट का एडहेरेंस इंप्रूव करना है। कई बार जो है 9 महीना, 18 महीना, 12 महीना ट्रीटमेंट चलता है, तो पेशेंट इतना लंबा ट्रीटमेंट करे तो उसको एडहेर रखना है, न्यूट्रिशन सपोर्ट भी साथ में देना है। फिर फूड फोर्टिफिकेशन, एडिशन ऑफ की विटामिन एंड मिनरल्स टू स्टेपल फूड सच एज राइस, वीट, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट, इसको बोलेंगे फूड फोर्टिफिकेशन। जैसे अपना आयोडीन युक्त नमक। कीन इश्यूज़ क्या हैं? तो फोर्टिफाइड राइस कुड बी हार्मफुल टू पीपल सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, तो उनको नहीं देना चाहिए, तो ये सब ध्यान रखना है। की इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस करना है सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0 एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड +F लोगो रहेगा बाई FSSI टू आइडेंटिफाई द फोर्टिफाइड फूड है, तो भाई वो फूड जो है थैलेसीमिया मान लो सिकल सेल एनीमिया वाले हैं तो अपने देख लेना, खाएं उसको। FSSI set limits of micronutrients in the vitamin and minerals premix for manufacturing of the fortified rice kernels, तो लिमिट में ही डालना है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, तो कंसर्न है कि डाइट हाई इन अल्ट्रा प्रोसेस फूड, फैट एंड शुगर्स ड्रोव अ हिडन कॉस्ट ऑफ $7 ट्रिलियन अ ईयर ओवर द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पर जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ रहा है। तो जो है अल्ट्रा प्रोसेस मतलब वही पैक्ड वगैरह है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। तो चैलेंजेस क्या है इन कर्बिंग? तो लैक ऑफ न्यूट्रिशनल बेस्ड टैक्स मॉडल है, कोई अपना कोई ऐसा टैक्स मॉडल नहीं है न्यूट्रिशन बेस्ड जो कि पुअर न्यूट्रिशन वाला खा रहा हो तो ज़्यादा टैक्स लगेगा उस पर। लैक ऑफ सब्सिडीज़ हैं एंड फिस्कल इंसेंटिव्स हैं फॉर हेल्थी प्रोडक्ट्स। मिसलीडिंग फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग करते हैं कि नहीं ये हेल्दी है, साला उसमें शुगर रहेगा लेकिन हेल्दी लिखे रहेंगे, और ये सब गड़बड़ है। इनिशिएटिव टू कर्टेल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, तो 2% ऑन ट्रांस फैटी एसिड्स इन द फूड प्रोडक्ट्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम रेगुलेशन 2018 एम टू होल्ड फूड बिजनेस अकाउंटेबल फॉर देयर क्लेम एंड एडवर्टीजमेंट, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इन स्कूल कैंटीन और विद इन 50 मीटर्स ऑफ स्कूल कैंपसेस, FSSI कैंपेन लाइक ईट इंडिया मूवमेंट एंड आज से थोड़ा कम मूवमेंट, एंड एरेटेड बेवरेजेस इन इंडिया आर टैक्स 28% GST कोल्ड ड्रिंक वगैरह में है, एडिशनल 12% कंपनसेशन सेस, एंड ICMR हैज़ रिलीज्ड रिवाइज्ड डाइटरी गाइडलाइंस फॉर 2024। वे फॉरवर्ड में तो न्यूट्रिशन लिंक टैक्स जो है निकालना पड़ेगा, लाइक मैक्सिको का जंक फूड टैक्स है, एंड प्रोवाइड फिस्कल इंसेंटिव लिंक टू दी न्यूट्रिशंस, एंड इम्प्लीमेंट करना है बेटर लेबलिंग गाइडलाइंस, लाइक न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है स्टार रेटिंग, तो जैसे वो स्टार रेटिंग होती है AC और उसमें
फ्रिज वगैरह में, इसी तरह पैकेट में भी स्टार रेटिंग रहेगी। तो ये हो गया भाई हेल्थ का। 5 कर दो तो भाई, तो 6 कर देते हैं फिर। तो इसमें भाई अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस जिनको बोला जाता है फादर ऑफ गॉड पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल जो है इनके नाम पे रखा गया है। तो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आइंस्टीन कंडेंसेट, ये फिर स्टेट ऑफ मैटर माना जाता है इसको। क्रिएटेड व्हेन प्रॉपर्टीज क्या है, सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टिविटी, कोहेरेंस ऑफ क्वांटम स्टेट एंड वेव फंक्शन। फिर बोथ स्टैटिक्स, statistical procedure for counting possible states of a quantum system। अगर बात करें तो इस पे डिफ्रैक्शन कैमरा बनता है और reduce Planck's body radiation law without any reference to classical thermodynamics। फिर अपना एक बोसोन, तो एक elementary particle with very short life, so called God particles। It is a type of bosons, force carrying subatomic particle। Its mass is just like other particle from its interaction with atomic field। और physicist Peter Higgs who passed away recently proposed it as a new fundamental particle। तो इसकी इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस क्या है, तो confirm the prediction of the standard model of particle physics, can help find kind of dark matter and can provide clue about early universe। और Higgs field की बात करें तो particles do not have mass of their own, they get mass by interacting with Higgs field। तो और अगर बात करें तो intensity of interaction between the field and the particle decided by the quantum of the particle। फिर अपना टोल कलेक्शन सिस्टम, तो अंडर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो अपना नाविक है, बेस्ट इमेजिंग टू ट्रैक द पोजीशन ऑफ व्हीकल एंड कलेक्ट टोल बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल। तो बेनिफिट क्या रहेंगे, to decrease the need of roadside patrolling infrastructure, reduce fare congestion flow, enhance करेगा टोल कलेक्शन को इफेक्टिवनेस को। तो अभी चैलेंजेस क्या है, तो इंटरफेरेंस और इनएक्यूरेट रेटिंग है, प्राइवेसी कंसर्न है, नीड टू एक्सपेक्ट ओल्डर व्हीकल which need to keep older vehicles with GNSS technology। और फास्टैग और सैटेलाइट नेटवर्क कनेक्शन पैरामीटर्स क्या क्या है, तो टेक्नोलॉजी में बात करें तो इसमें RFID का यूज होता है और इसमें सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग एंड APN का यूज होता है। इक्विपमेंट नीडेड इन व्हीकल कौन से हैं, तो RFID टैग जो होता है विंडो स्क्रीन में होता है और इसमें OBU GNSS कनेक्टिविटी होना चाहिए। कैलकुलेशन टोल टैग जो होता है फिक्स्ड रेट है, इसमें जो रहेगा बेस्ड ऑन रियल टाइम व्हीकल मूवमेंट डाटा मिलेगा इसमें। और रिक्वायरमेंट ऑफ टोल प्लाजा फास्टैग में जरूरत पड़ता ही है और स्कैनिंग, और इसमें रिक्वायरमेंट है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की बात करें तो इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम व्हिच आर इंटीग्रेटेड इनटू व्हीकल टू एनहांस ड्राइवर सेफ्टी, improve vehicle performance and provide convenience। तो क्या क्या होते हैं एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, तो जो एक होता है एक्टिव वाला क्या करता है, असिस्टिंग क्रिटिकल ड्राइविंग सिचुएशन लाइक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है, इसमें लेन की असिस्ट सिस्टम होता है। पैसिव में क्या होता है, मेनली इंटरव्यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट टू द ड्राइवर लाइक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, लैंड डिपार्चर वार्निंग, ये सारी चीजें बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसमें, तो इससे एक्सीडेंट जो वो कम हो जाएंगे, ऑप्टिमाइज करेगा ट्रैफिक फ्लो को, इंक्रीज करेगा ईज ऑफ ड्राइविंग, रिड्यूस करेगा फ्यूल कंजम्पशन एंड ग्रीनहाउस गैस इमिशन,
प्रो ऑप्टिमाइजेशन ड्राइविंग पैटर्न। चैलेंजेस क्या है? नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया है, हाई कॉस्ट, ये थोड़ा चैलेंज रहेगा। और सेफ्टी। कंक्लूजन क्या रहेगा? अगर हम लोग ये सारे ट्रैवल असिस्टेंस सिस्टम को कर सकते हैं, ये फैसिलिटेट करेगा बाय एस्टैब्लिशिंग रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और स्टैंडर्ड्स रहेंगे तो। लास्ट में कुछ मिसलेनियस है, देख लेते हैं इसको। पहले है अपना न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 8180 मेगावाट है, विल बिकम लगभग 22,480 मेगावाट बाई 2031-32, विच इज़ अबाउट 1.8% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सिग्निफिकेंस क्या है? तो क्लीन कॉस्ट इफेक्टिव जनरेशन ऑफ पिंक हाइड्रोजन, thus facilitating transition to net zero economy, promote peaceful use of nuclear technology। चैलेंजेस क्या हैं? सेफ्टी कंसर्न है, लाइक चेरनोबिल है 1986 में, फुकुशिमा है, दाइची एक्सीडेंट्स हैं 2011 के, लैंड एक्विजिशन का चैलेंज होता है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन पावर होनी चाहिए न्यूक्लियर के लिए, वो नहीं है। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं? तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन से। रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट एंड क्रिएशन ऑफ इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल, enabling joint venture of public sector in companies to set up a nuclear power plant, nuclear power projects जॉइंट वेंचर में बनाएंगे। मॉनिटरिंग के लिए प्रगति प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एंड ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप फॉर ट्रेनिंग। वे फॉरवर्ड और क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है रेडियो एक्टिव वेस्ट का, रेगुलेटरी रेजीम लाना है टू असेस द सेफ्टी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लायंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद नेसेसरी पॉलिसी सपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन डिफरेंट स्टेक होल्डर रखना है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है दैट यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन दे कंज्यूम वाइल जनरेटिंग द पावर। तो यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड मॉक्स फ्यूल होता है, ये यूज़ होता है इसके लिए। इसमें यूरेनियम 238 ब्लैंकेट होती है सराउंडिंग द फ्यूल कोर टू प्रोड्यूस मोर फ्यूल। And core loading is the process of placing nuclear fuel assemblies inside the core of a nuclear reactor. It has started in the indigenous prototype fast breeder reaction was initiated at the Kalpakkam, Tamil Nadu. Significance क्या है? Start of stage 2 of India's 3-stage nuclear power program हो गया, and thorium will create fissile uranium-233 which will be used as fuel in the 3rd stage, and India will be second country after Russia to have a commercial operating fast breeder reactor. इंडिया 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने स्टार्ट किया था इन 1950s टू मेक इंडियाज अबेंडियम थोरियम रिजर्व है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके उसके लिए। फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स थे, सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स थे, थर्ड स्टेज में एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स आएंगे। तो अभी इंडिया में सेकंड स्टेज चल रहा है। फिर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, तो एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर विथ अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट होना चाहिए, एंड फैक्ट्री असेंबल्ड हों, ट्रांसपोर्टेड फॉर इंस्टॉलेशन किया जाए, रिड्यूसिंग साइज कंपेयर टू द कन्वेंशनल रिएक्टर्स। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एसएमआर की। एडवांटेज क्या होगा? लो कॉस्ट लगता है, लो कंस्ट्रक्टिव टाइम लगता है, सिंपलर एंड सेफर रहेंगे ड्यू टू रिड्यूस फ्यूल रिक्वायरमेंट, इंक्रीज्ड सेफ्टी रहेगा, एंड लोअर इम्पैक्ट इन केस ऑफ अगर एक्सीडेंट हो गया अभी तब भी वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। भारत स्मॉल रिएक्टर्स हैं, इन बजट 2024-25 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू पार्टनर विद प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप भारत स्मॉल रिएक्टर्स, एंड लाइक एसएमआर जो BSRs हैं आर बेस्ड ऑन इंडियाज एग्जिस्टिंग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, जो स्टेज 1 वाली टेक्नोलॉजी है। अभी ये बड़े छोटे वालों के लिए वही चलेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो process by which two light atomic nuclei combine to form a single heavier
one while releasing the massive amount of energy is called as nuclear fusion. एडवांटेज क्या है, अबेंडेंट फ्यूल्स है अपना, ड्यूटेरियम फ्रॉम वाटर है, सेफर एज अमाउंट ऑफ जो फ्यूल है यूज इज लेस. एंड चैलेंजेस क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है फ्यूज़न कराने के लिए, न्यूट्रॉन रेडिएशन हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल दैट कैन विदस्टैंड द एक्सट्रीम कंडीशंस. इतना हाई मटेरियल करने के लिए नए अपने मटेरियल डेवलप करने पड़ेंगे, नॉर्मल स्टील के प्लांट से काम नहीं चलेगा. इनिशिएटिव क्या है, इंडिया ज्वाइंट इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर ITR कोलेबोरेशन ऑफ 35 नेशन है जो टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोकामैक. ITR इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ये बनाया गया है. इंडिजिनस टोकामैक आदित्य एंड सेमी इंडिजिनस स्टडी स्टेट सुपर कंडक्टिव टोकामैक SST1 ये बनाए गए हैं, एक इंडिजिनस और एक सेमी इंडिजिनस. फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज सिस्टम होता है विच यूज डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी. इनिशिएटिव क्या लिए गए बेस के लिए, तो लीगल स्टेटस दिया गया इसको, पहले बिडिंग गाइडलाइंस बनाई गई BS के लिए. नेशनल फ्रेमवर्क है फॉर प्रमोटिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अनवील्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन 2023. बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी इन बेस्ट सेक्टर एंड स्कीम फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग. चैलेंजेस क्या हैं, लो रिजर्व है ऑफ रॉ मटेरियल्स, एब्सेंस ऑफ EV एंड स्टोरेज पॉलिसीज़ हैं एंड लैक ऑफ हाई क्वालिटी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो सॉफ्ट लोन फैसिलिटी देना है फॉर डिस्कॉम्स के लिए, फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लाना है, रिडिज़ाइन करना GST ट्रेड्स को टू डिस्करेज द इम्पोर्ट्स, रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी लाना है. फिर सोडियम आयन बैटरी, तो an electrochemical energy storage device that utilizes sodium ions as charge carriers to store and release the electrical energy. स्फीयर क्या है, सोडियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है. अकरेंस में सोडियम मोर अबंडेंट है एंड लिथियम लिमिटेड टू फ्यू कंट्रीज. चार्जिंग में चार्ज फास्टर होता है सोडियम आयन बैटरी एंड ये स्लो चार्ज होगा लिथियम आयन बैटरी. सेफ्टी में सेफर है, लेस प्रोन फॉर टू एक्सप्लोजन और फायर है. एंड लिथियम आयन बैटरी लेस सेफ है, प्रोन फॉर कैशिंग फायर होता है. यूजेस जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर में यूज़ करने के लिए सोडियम आयन ले सकते हैं अपना, और लोअर टेम्परेचर रेंज में काम करती लिथियम हल्का सा भी गर्मियों में पड़ेगी तो जल सकता है, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम कर लेगा सोडियम. अवेलेबिलिटी जो है लार्ज स्केल स्टोरेज सिस्टम में अवेलेबिलिटी है इसकी, और लिथियम की जो पोर्टेबल डिवाइसेस जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी है. तो ये हो गया. फिर जो है नोबल प्राइजेस देख लेते हैं. नोबल प्राइजेस फिजिक्स का है 2023 का. प्राइज जो है जनरेशन ऑफ ऑटो सेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर ये दिया गया था. बीरे अगस्तोनी, फेरेक क्रॉसन एंड NAL ह्यूलियर को दिया था. जो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स क्या होती है, इट रिफर्स टू द बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स. ऑटो सेकेंड पल्स कैन बी यूज टू प्रोवाइड images of the processes inside the atoms and molecules including the electrodynamics. एप्लीकेशन क्या है, डिस्कवरी जो हुई है इसका, टू डेवलप फास्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेटर टेलीकम्युनिकेशन एंड इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आएगा. मेडिकल डायग्नोस्टिक्स टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, टू एक्सप्लोर शॉर्ट लिव्ड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस इन फील्ड लाइक मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैटालिसिस. ओपन अप द न्यू रिसर्च फील्ड फॉर ऑटो सेकेंड फिजिक्स. नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023, तो प्राइज अवार्डेड फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स. एंड अवार्डी जो है ये मुगी जी, बोवेंडी, लुइस इब्रूस, सेलेस्के एक्नॉफ, ये सब में था. क्वांटम डॉट्स के लिए है, ये याद रखना है. क्वांटम डॉट्स आर मैन मेड सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स होते हैं whose sizes are normally not more than 10 nanometers. उसके काम आएगा. And their properties can be changed by changing their sizes. For example, have different colors depending on their sizes.
प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं साइज से। क्वांटम कन्फाइनमेंट, तो इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड इन स्मॉल रीजन लीड टू मेनी यूनिक ऑप्टिकल एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम डॉट्स क्या होता है, फ्लोरेसेंस दिखा सकता है, लेस फ्लोटो बीचिंग होता है, लॉस ऑफ फ्लोरेसेंस ओवर टाइम इज कॉल्ड एज फ्लोटो बीचिंग, ये कम रहेगा। एंड मेड फ्रॉम डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक कैडमियम सेलेनाइड and used in the biological application without causing harm to the living cells। एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन्स में, फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में, नैनो मेडिसिन में ये सब आया जाएगा। अदर पोटेंशियल यूज़ में क्वांटम कंप्यूटिंग, थिनर सोलर सेल्स बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, टाइनी सेंसर्स एंड इनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशंस, ये सब में क्वांटम डॉट का यूज़ है। मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ अगर देखेंगे तो हम लोग प्राइज अवार्डेड फॉर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19। अवार्डीज में कैटालिन कैरियोके को मिला है, ड्रू विजमैन को मिला है। कंसर्न क्या है विथ mRNA वैक्सीन, तो इश्यूज विथ इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA वैक्सीन है, तो इंस्टेबिलिटी एंड चैलेंजिंग टू डिलीवर होता है, रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो सकती हैं, इनएफिशिएंट प्रोटीन प्रोडक्शन इन सेल्स एंड टिश्यूज है, इंस्टेबिलिटी एंड चैलेंजिंग टू डिलीवर बता ही दिया। दे क्वेश्चन व्हाई दिस सिस्टेमिक mRNA was considered to be a foreign substance while mRNA from mammalian cells did not give rise to the same reaction। and ब्रेक थ्रू क्या होता है भाई, नोबेल लॉरियट्स क्या इन्होंने किया, तो ये हाइपोथेसिस लेके चले थे कि दे हैव दैट एब्सेंस ऑफ अल्टर्ड बेसेस इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड RNA कुड एक्सप्लेन दिस अनवांटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। तो टेस्टिंग में देखा गया कि दे प्रोड्यूस डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ mRNA ईच विथ यूनिक केमिकल अल्टरेशन देयर बेसिस विच दे डिलीवर्ड टू द डेंड्राइटिक सेल्स। और रिजल्ट क्या रहा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वाज ऑलमोस्ट एबॉलिश्ड व्हेन बेसिस मॉडिफाइड वर इंड्यूस्ड इन दी mRNA। तो अभी इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट हुआ, प्लेटफॉर्म फॉर वैक्सीन्स अगेंस्ट देयर इन्फेक्शियस डिजीजेस, ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी में ऑल्सो यूज टू डिलीवर थेरेपेटिक प्रोटीन्स एंड सम ट्रीट सम कैंसर टाइप्स ऑल्सो। Next is superconductivity, a phenomena in which certain material exhibit zero electrical resistance and the expulsion of the magnetic field when cooled below a critical temperature। डिस्कवरी इसकी 1911 में ही हो गई थी बाय दी हिके कैमरलिंग ओन्स के द्वारा। करेंटली सुपरकंडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर एंड मोर देन मतलब 250 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब -1 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ेगा तब सुपर कंडक्टिविटी आ पाएगी। मटीरियल्स लाइक मरकरी, लेड, एल्यूमिनियम, टिन, नियोबियम एक्सेट्रा बिकम सुपर कंडक्टिविटी एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो हाई एफिशिएंसी एट लो कॉस्ट एनर्जी ट्रांसमिशन होगा, एनर्जी ट्रांसमिशन करने में भी एक ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है, वो सब नहीं रहेगा। एंड बेटर मैग्नेटिक रिजोनेंस MRI टेक्नोलॉजी हो सकती है। एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट फॉर मैग्नेटिक लेविटेशन, जो मैगलेव ट्रेन टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट कम होगी, इफिशिएंसी एंड लेस एनर्जी कंज्यूमिंग सुपर कंप्यूटर्स बन पाएंगे। एंड यूटिलाइज्ड इन दी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR फॉर एक्सपेरिमेंट्स लाइक लार्ज हेड्रोल कोराइडर्स वगैरह में पार्टिकल जो एक्सेलेटर्स हैं उनमें एप्लीकेशन है। फिर डीप टेक स्टार्टअप्स, तो इसका क्या होता है डीप टेक स्टार्टअप, तो स्टार्टअप दैट टिपिकली प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन अलोंग एन अनएक्सप्लोर्ड पाथवे बेस्ड ऑन अ न्यू नॉलेज within a scientific or engineering discipline or by combining knowledge from multiple discipline। इसको डीप टेक स्टार्टअप बोलते हैं। की हाईलाइट लाया गया है, एक ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है उसकी। तो इन्वेस्टमेंट इन बेसिक एंड क्यूरोसिटी ड्रिवन साइंटिफिक रिसर्च में करेंगे, इनकरेज करेंगे पब्लिक पार्टिसिपेशन पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज स्पेशली MSME एंड स्टार्टअप। एंड इस्टेब्लिशिंग करना है फ्रंटियर साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर FSI को इन एकेडमिया इंस्टीट्यूट
एंड R&D इस्टेब्लिशमेंट करना है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लाने शैल बी इस्टेब्लिश अक्रॉस डिफरेंट डीप टेक्नोलॉजी डोमेन्स को। तो ये है, फिर है अपना पृथ्वी स्कीम। तो पृथ्वी विज्ञान से बना है पृथ्वी स्कीम, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ओवरआर्चिंग स्कीम एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से है, पृथ्वी मतलब अर्थ, उससे याद रखना है। 2026 तक का टेन्योर है। इनकम्पासेस 5 ऑन गोइंग सब स्कीम्स, तो उसमें 5 चल रहे थे, सबको मिला दिया गया। एक तो एक्रॉस था एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज। फिर ओ स्मार्ट था ओशन के लिए, ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। पेसर था पोलर साइंस के लिए, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। सेज था सिज्मोलॉजी के लिए एंड जियो साइंसेस के लिए, मतलब अर्थ हो गई के लिए। रीच आउट था रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच जो है प्रोग्राम था। तो ये सारे को मिला के पृथ्वी बना दिया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है इंटीग्रेटेड R&D फॉर अंडर पृथ्वी, तो इम्प्रूव होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ साइंस सिस्टम साइंस, इनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अर्थ साइंस रिसर्च, एड्रेस करना चैलेंजेस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ओशन क्रायोस्फीयर सिज्मोलॉजिकल साइंस एंड सर्विसेज, कन्वर्ट करना है रिसर्च इनटू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर फ्यूचर डिजास्टर अराइजिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट करना है वेदर accurately due to increased cross-disciplinary coordinations. Major objectives क्या हैं of the scheme? Increased long-term observation of the atmosphere, ocean, geosphere, cryosphere, and solid earth to record a vital signs of the earth system and change, and the development of model of understanding and predicting the weather, ocean, climate hazard, understanding the science of climate change, and exploration of polar and high seas region for discovery of new phenomena and resources, development of technology for exploration, sustainable harnessing of ocean resources, and translation of knowledge from earth science into services for societal, environmental and economic benefit। ये हो गया भाई अपना कंप्लीट। क्या करें बताओ।